अस्सलाम वालेकुम। फाइनल ईयर कैसे हो आप लोग? फाइनल ईयर आवाज आ रही है? फाइनल ईयर लास्ट लेक्चर में कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। लास्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। लेक्चर अपलोड हो रहा है, तब तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। ओके, फाइनल ईयर। सो हम कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन या कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन पढ़ रहे थे। उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि कार्डिक अरेस्ट क्या है, कार्डिक या हार्ट फेलियर क्या है, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेटरी अरेस्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। कार्डिक अरेस्ट में हमने 4 एरिथमियास पढ़े थे जिसकी वजह से कार्डिक अरेस्ट होता है या हार्ट फेलियर की तरफ जो है वो पेशेंट जाता है। उसमें 4 वो उसमें से कौन कौन से थे? उसमें एक वीटी, वीएफ, एस सिस्टोली और पल्सेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी थी। और 2 रिदम्स ऐसे हमारे पास वीटी और वीएफ जिसमें हम शॉक देते हैं, और बाकी जो 2 रिदम्स है उसमें हम शॉक नहीं देते, ठीक है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो चल रही होती है। ओके, उसके बाद हम रेस्पिरेटरी अरेस्ट की तरफ आते हैं। तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट क्या है ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि रेस्पिरेटरी अरेस्ट जो है वो सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग है, ठीक है। वो किसी भी कंडीशन की वजह से हो सकता है, वो ब्लॉक्ड एयरवे की वजह से हो सकता है, वो उसके बाद अच्छा अब कार्डियक अरेस्ट के बाद भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसके डिफरेंट जो हमारे पास कॉजेज है वो मौजूद है। सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग जो है वो अगर एयरवे ब्लॉक है तो सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग हो सकती है। अगर कार्डियक फेलियर है, कार्डियक अरेस्ट है, तो कार्डियक अरेस्ट की वजह से जो है वो रेस्पिरेटरी अरेस्ट जो है वो हो सकता है। इसके अलावा कुछ और में रीजंस भी है, ठीक है।
So the breathing become increasingly labored and then the person become flush and disoriented and experience suffocation. जी जी आप वो मैडम वहाँ पे देख ले. ओके. सो फिर इंसान जो है वो फ्लशिंग और सफोकेशन की तरफ जो है वो लास्ट में जाते हैं. अब रेस्पिरेटरी यहाँ तक तो हमने डिस्कस किया था, ठीक है. रेस्पिरेटरी अरेस्ट अभी आए. अब प्राइमरी रेस्पिरेटरी अरेस्ट जब होता है उसके बाद होता क्या है. प्राइमरी सबसे पहले तो ये है कि प्राइमरी रेस्पिरेटरी अरेस्ट क्या होता है. ठीक है. तो दो तरह का रेस्पिरेटरी अरेस्ट है, प्राइमरी रेस्पिरेटरी अरेस्ट और सेकेंडरी रेस्पिरेटरी अरेस्ट. अब प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी में ऑक्सीजनेशन हमारी जो है वो तो डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो नॉर्मल मिकदार में होता है. ठीक है. वो नॉर्मली जो है वो एक्सक्रीट आउट होता है या नॉर्मली जो है वो बाहर निकलता है या एक नॉर्मल वैल्यू के अंदर रहता है. लेकिन जो सेकेंडरी रेस्पिरेटरी अरेस्ट है उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट आउट करना जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की कम्युलेशन स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. So when the primary respiratory arrest occurs, the heart and lung can continue to oxygenate the blood for several minutes and the oxygen will continue to circulate to the brain and other vital organs. तो जब भी प्राइमरी रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता है, हार्ट और लंग जो है वो कुछ देर तक ब्लड को ऑक्सीजनेट करते रहते हैं और इसी तरह जो ऑक्सीजनेटेड सर्कुलेटरी ब्लड है वो ब्रेन तक और बाकी वाइटल ऑर्गन्स तक पहुंचता है. So such patient initially demonstrate sign of circulation. तो इन पेशेंट्स में सबसे पहले जो साइन सिम्टम्स आएंगे वो किस चीज के आएंगे, वो सर्कुलेशन के साइन आएंगे. When respiratory arrest occurrence or spontaneous respiration or inadequate establishment of a pattern airway and a rescue breathing can be a life-saving because it can maintain oxygenation, may prevent a cardiac arrest. तो जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है, हम किसी क्लाइंट को देखते हैं कि उसकी जो स्पॉन्टेनियस रिस्पिरेशन है वो इनडिकेट है या एक पेशेंट जो है वो रेस्पिरेटरी अरेस्ट की तरफ जाता है, तो हमारा सबसे पहला काम क्या है कि हम एयरवे को पेटेंट करें. हमारा सबसे पहला काम क्या है कि हम एयरवे को पेटेंट करें, उस पेशेंट को जो है वो रेस्क्यू ब्रीदिंग दे दे. ठीक है. सर्कुलेटरी साइन का ये मतलब है, सर्कुलेटरी साइन उसका पल्स रेट जो है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है. उसका जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है वो चेंज हो जाएगा, जो सर्कुलेशन की वजह से साइन सिम्टम्स आ रही है. ठीक है. उसका पल्स रेट कम हो जाएगा, पल्स रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, टिकेप्निक नहीं सॉरी टैकीकार्डिक हो जाएगा. ठीक है. इसके अलावा जो उसका ब्लड प्रेशर के अंदर चेंजेस आएंगे, उसके ब्लड फ्लो के अंदर चेंजेस आएंगे. ठीक है. तो ये सारी सर्कुलेटरी साइन सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे. ठीक है. इसके अलावा साइनोसिस और ये सारी चीज, ठीक है, जो सर्कुलेशन की वजह से सिम्टम्स आ रही है वही आना शुरू हो जाएंगे. बाद में जो है वो रेस्पिरेटरी की तरफ जो है वो जाएंगे. अब रेस्पिरेटरी अगर आप देख लें कि किसी पेशेंट या किसी क्लाइंट की जो है वो रेस्पिरेशन जो है वो इनएडिक्वेट है, ठीक है, या पेशेंट जो है वो रेस्पिरेटरी अरेस्ट की तरफ जा रहा है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि हमने एयरवे को पेटेंट करना है. अब एयरवे को पेटेंट करके उसके बाद हमने रिस्क्यू ब्रीदिंग्स देनी है. जो हम रिस्क्यू ब्रीदिंग देते हैं ना, ये क्या, ये रिस्क्यू ब्रीदिंग जो ये लाइफ सेविंग है इस टाइम पे. अगर हमने अब एयरवे को पेटेंट किया, रिस्क्यू ब्रीदिंग दी, तो उसकी वजह से जो पेशेंट की ऑक्सीजनेशन है वो मेंटेन हो सकती है और पेशेंट जो है वो कार्डियक अरेस्ट से बच सकता है. ठीक है. तो इसीलिए कहते हैं कि दो चीजें जो है वो सीख लो. आप लोगों ने इसका जो सबसे पहला स्लाइड है, जो सबसे फर्स्ट स्लाइड है वो देखें. उसमें क्या है, उसमें कहते हैं कि आप दो चीजें सीख लो, टाइम लगा के दो चीजें सीख लो. कौन कौन सी? फर्स्ट एड और सीपीआर. क्योंकि ये दोनों चीजें क्या है, ये लाइफ सेविंग है. फर्स्ट एड और सीपीआर जो है वो कहते हैं कि टाइम लगा के जो है वो फर्स्ट एड और सीपीआर सीखनी चाहिए, क्योंकि ये दो चीजें लाइफ सेविंग है. इससे हम किसी की लाइफ बचा सकते हैं. ठीक है. और जब भी किसी क्लाइंट को कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट होता है तो हमारे पास 2 से 4 मिनट्स होते हैं. इसमें सेकंड्स मैटर करता है. इसमें एक सेकंड जो है वो मैटर करता है. जितना जल्दी आप रिस्पॉन्ड करोगे उतनी जल्दी जो है वो पेशेंट जो है वो रिकवर कर जाएगा. उतना ही जल्दी पेशेंट जो है वो रिकवर कर सकता है.
ठीक है, ओके। सो ऊपर हमने एरिथमियास पढ़े थे कि कौन कौन सी एरिथमियास है जो कि कार्डियक अरेस्ट की तरफ जो है वो पेशेंट लेके जाता है। अब हम देखते हैं कि कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट के कौन कौन सी काजेज है। सिर्फ कार्डियक की नहीं बल्कि कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट कॉजेज देखती है। सो इसका जो इजी तरीका है 12 मोस्ट कॉमन काजेज है हमारे पास। उसका जो एक इजी तरीका याद करने का वो क्या है कि 6 कॉजेज जो है वो H से स्टार्ट होते हैं और 6 कॉजेज जो है वो T से स्टार्ट होते हैं। तो हम इसे एक सिंपल सा जो है वो एक नाम देते हैं कि 6H and 6 T's याद करने के लिए। ठीक है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है ये। अपने याद करने के लिए, आसानी से याद करने के लिए हमने क्या किया कि हमने कहा कि भाई 6 जो है वो H से स्टार्ट होते हैं, 6 जो है वो T से स्टार्ट होते हैं, तो हमने 6H और 6 T's का नाम दिया। 6H में कौन कौन से हाइपरकलीमिया है। अच्छा, इसमें ना एक पोटाशियम लेवल इंक्रीज होना और दूसरा हाइड्रोजन आयन एक्सेस, बाकी सारी चीजें हाइपो की तरफ जाती है। तो हाइपरकलीमिया, हाइड्रोजन आयन एक्सेस जिसे हम एसिडोसिस कहते हैं, ये दो चीजें इंक्रीज हो रही है तो पेशेंट कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट की तरफ जाएगा। इसके अलावा हाइपोक्सिया, हाइपोथर्मिया, हाइपोलीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया। 4H जो है वो कम हो रहे हैं और 2H जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो हाइपरकलीमिया, हाइपोक्सिया, हाइपोथर्मिया, हाइड्रोजन आयन एक्सेस एंड हाइपोलीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया, ये चीज H है जो कि हमें कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट की तरफ लेके जा सकती है। उसके बाद 6 T's है। टेम्पोनेट, कार्डिक टेम्पोनेट, ठीक है। टेंशन न्यूमोथोरेक्स, थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस दो तरह का, थ्रोम्बोसिस पल्मोनरी भी और थ्रोम्बोसिस मायोकार्डियल भी, ठीक है। इसके अलावा टॉक्सिन्स, इसके अलावा ट्रॉमा अगर हो जाए पेशेंट को, तो ये 12 वो चीजें हैं जो कि हमें कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट की तरफ लेके जा सकता है। हाइपरकलीमिया, हाइपोक्सिया, हाइपोथर्मिया, हाइड्रोजन आयन एक्सेस, hypolemia, hypoglycemia, cardiac tamponade, tension pneumothorax, thrombosis of pulmonary embolus, thrombosis of myocardial infarction, toxin and trauma, ठीक है। सो आपका काम क्या है यहाँ पे, आपका काम है कि आप कॉज को फाइंड करके उसे ट्रीट कर लो। देखो, हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट तो हम दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन सपोर्टिव के साथ साथ आपको क्या, आपको रूट एनालिसिस करनी है यहाँ पे, और रूट एनालिसिस करके आपने रूट कॉज को फाइंड आउट करके उसे ट्रीट करना है। जब तक आप रूट कॉज को फाइंड आउट करके उसे ट्रीट नहीं करते तब तक जो है वो पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। फॉर द टाइम बीइंग तो ठीक हो जाएगा, दोबारा से उसके ऊपर अटैक आएगा, ठीक है। तो आपका मेन काम जो यहाँ पे है वो क्या है कि आप कॉज फाइंड आउट करके उसे में यहाँ पे वो क्या है कि आपने कॉज को फाइंड आउट करके उसे ट्रीट करना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट,
कॉमन कॉजेज ऑफ पल्मोनरी कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट। अब ये जो बुक में दी गई है ना चीज़ें सेम वही है जो हमने 6Ds और 6H की बात की है, ठीक है, पर इन्होंने अपने हिसाब से लिखी है, इन्होंने सिस्टमाइज लिख के सिस्टमिक वे में लिखी कि कार्डियक की कौन कौन से कॉजेज हो सकती है, पल्मोनरी की कौन कौन से कॉजेज हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से कौन कौन सी कॉजेज हो सकती है, इंटरवेंशन के बेस पे कौन कौन सी कॉजेज हो सकती है, ठीक है। तो जो कार्डियक कॉजेज है वो कौन कौन सी है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, हार्ट फेलियर है, डिसऑर्थिमियाज है, कार्डियोपल्मोनरी कार्डियो कोरोनरी आर्टरी स्पैस्म्स है, कार्डियक टैम्पोनेट है, ठीक है। पल्मोनरी कॉजेज कौन कौन से है, रेस्पिरेटरी फेलियर सेकेंडरी टू रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, इसके अलावा airway obstruction, impaired gas exchange is an acute respiratory distress syndrome, impaired ventilation such as pneumothorax, pulmonary embolus, electrolyte imbalance के अंदर अगर हम देखें तो hyperkalemia, hypomagnesemia, hypocalcemia। इंटरवेंशंस के बेस पे देखें तो जिन चीज़ों की वजह से पल्मोनरी अरेस्ट हमें हो सकता है वो कौन कौन से ऐसे इंटरवेंशंस है, उनमें से एक जो है वो पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन, कार्डियक कैथेटराइजेशन, सर्जरीज, मेडिकेशंस, ये सारी चीज़ें वो चीज़ें जो जिनकी वजह से हमें जो है वो कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो बुक में जो है ये एक टेबल दिया गया है, अब हम एक एक देखते हैं, ठीक है। So hypolemia become critical when the patient loses so much of their circulatory volume that they have an inability to carry oxygen. If the hemoglobin is reduced below 8 millimole per liter, there will be an intolerable oxygen deficit at cellular level, ठीक है। सो अगर पेशेंट को हाइपोवोलीमिया हो जाए तो पेशेंट जो है वो कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट की तरफ जा सकता है। अब हाइपोवोलीमिया क्या है, हाइपोवोलीमिया जो हमारा सर्कुलेटरी वॉल्यूम है, अगर सर्कुलेटरी वॉल्यूम उस हद तक जो है वो हम लॉस कर जाए जहाँ पे हमारी जो नॉर्मल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाए, ठीक है, या हम हमारी अंदर जो है वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो इनसफिशिएंट हो जाए, ठीक है, हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो 8 मिलीमोल पर लीटर से अगर कम हो जाए तो उसकी वजह से जो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी सेलुलर लेवल पे आएगी वो क्या, वो इनटॉलरेबल होगी, वो हम टॉलरेट नहीं कर पाएंगे और उसकी वजह से जो है वो हमें कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हो सकता है, ठीक है। हाइपोवोलीमिया जो है ये क्या है, हाइपोवोलीमिया हमारे लिए कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट का एक मेन कॉज है। अगर हम इतना अगर हम सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम को उस हद तक लॉस कर जाए जिस लेवल पे जो हमारी नॉर्मल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो इनसफिशिएंट हो जाए तो हम जो है वो कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। और कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट और हाइपोवोलीमिया के जो मेन कॉजेज है या सिवियर ब्लड लॉस की जो मेन कॉजेज है वो कौन कौन से, ट्रॉमा हो सकता है, किसी को ट्रॉमा हो गया, ठीक है, उसका ब्लड लॉस हो गया, कोई सर्जिकल प्रोसीजर हो गया, सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान जो है वो ब्लड लॉस हो गया, जीआई म्यूकोजा इरोजन है, ठीक है, कहीं पे जो उसकी वजह से हो सकता है, एसोफेजियल वेरिसेस है, कट्स वगैरह लगे हैं उसकी वजह से हो सकता है, फेरेब्रल वेजल्स के इरोजन है, ठीक है, उसकी वजह से हो सकते हैं, क्लॉटिंग एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है। तो ये सारी वो चीज़ें है, वो कॉजेज है जिसकी वजह से हमें हाइपोवोलीमिया हो सकता है, ठीक है। अगर किसी को ट्रॉमा हो जाए तो ब्लड लॉस हो सकता है, सर्जिकल प्रोसीजर में हो सकता है, जीआई म्यूकोसा इरोजन है, एसोफेजियल वेरिसेस है, पेरिफेरल वेसल्स इरोजन है, ठीक है, कोई ट्यूमर वगैरह है, ठीक है, इसके अलावा कोई क्लॉटिंग एबनॉर्मेलिटी है, तो इन सारी कंडीशंस में हम जो है वो ब्लड लॉस कर सकते हैं और अगर ज़्यादा ब्लड हम लॉस कर जाए तो हमें हाइपोवोलीमिया होगा और हाइपोवोलीमिया की वजह से जो है वो हमारी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, उसकी वजह से हम कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट के अंदर जा सकते हैं। The next one is hypoxia. So what is hypoxia? अब hypoxia क्या है? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई है, ठीक है, उसकी वजह से ऑक्सीजन कम जा रहा है, तो ऑक्सीजन की कमी क्या है असल में, हाइपोक्सिया। अब हाइपोक्सिया कब हो सकता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर है तो हाइपोक्सिया होगा, अक्यूट लंग इंजरी है तो हाइपोक्सिया होगा,
एयरवे डिफिकल्टीज आ रही है तो हाइपोक्सिया होगा। सिवियर इनीमिया है, ठीक है, अब आपके अंदर ब्लड ही नहीं है तो ऑक्सीजन कौन लेके जाएगा, ठीक है। तो सिवियर इनीमिया की वजह से हाइपोक्सिया हो सकता है। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर से उसकी वजह से हाइपोक्सिया हो सकता है, ठीक है। So for healthy cell metabolism, the body require a constant supply of oxygen. When this interrupted for more than 3 minutes in most situations, except when there is severe hypothermia, cell death occur, followed by lactic acidosis and very rapidly cardiorespiratory arrest. अब हेल्दी सेल मेटाबॉलिज्म के लिए एक इंसान के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रही है तब तक वो हेल्दी मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकती जब तक उसे ऑक्सीजन सप्लाई ना मिले, और वो सप्लाई कांस्टेंट होना चाहिए। सेल्स को कांस्टेंट सप्लाई मिलेगी तो सेल जो है वो मेटाबॉलिज्म करेंगे, और अगर ये 2 से 4 मिनट तक या 3 मिनट तक जो है ये इंटरप्ट हो जाए तो सेल डेथ हो सकती है, ठीक है। जब तक हाइपोथर्मिया ना हो। हाइपोथर्मिया में ये होता है कि हाइपोथर्मिया में, अच्छा यहाँ पे एक लिखा हुआ है इन मोस्ट सिचुएशन सेल डेथ अकर एक्सेप्ट व्हेन देयर इज सिवियर हाइपोथर्मिया, ये हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो सेल डेथ हो सकती है अगर हमारे बॉडी के अंदर 2 to 4 मिनट्स तक जो है उन्हें ऑक्सीजन ना मिले तो सेल डेथ हो सकती है। उसके बाद जो है वो एनरोबिक रिस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगी। एनरोबिक रिस्पिरेशन की वजह से जो है वो वहाँ पे लैक्टिक एसिडोसिस फॉर्मेशन होगी, ठीक है। लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से पेशेंट एसिडोसिस की तरफ जाएगा, निक्रोसिस होगा, ठीक है, और सेल डेथ की तरफ जाएगा, ठीक है। और उसी की वजह से कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हो सकता है। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट में लिखा हुआ एक्सेप्ट व्हेन देयर इज सिवियर हाइपोथर्मिया, क्या मतलब है? ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? एक्सेप्ट व्हेन देयर इज सिवियर हाइपोथर्मिया। ओके, ठीक है। देखो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम क्या करते हैं असल में हाइपोथर्मिया की वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर कौन-कौन सी चेंजेस आती है। जब भी पेशेंट हाइपो में जाता है ना, हाइपोथर्मिया में, अगर पेशेंट जो है वो हाइपोथर्मिया में जाता है ना, हाइपोथर्मिया, तो हाइपोथर्मिया की वजह से क्या होता है, हाइपोथर्मिया की वजह से हमारा जो मेटाबॉलिक रेट है ना, मेटाबॉलिज्म है, वो स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म जो हमारा है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। जब भी हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो हमें ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम चाहिए होगी, क्योंकि ऑक्सीजन हमें किस लिए चाहिए? मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए। ऑक्सीजन सप्लाई हमें कम चाहिए होगी।
तो अगर हाइपोथर्मिया के अंदर हमें ऑक्सीजन कम मिल जाए तो इतनी जल्दी जो है वो सेल डेथ की तरफ हम नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हमारा टेम्परेचर बॉडी का नॉर्मल है या हमारा टेम्परेचर जो है वो रेज्ड है, हाइपरथर्मिया में है हम, तो मेटाबॉलिक रेट जो है वो हमारा इंक्रीज होगा। उस टाइम पे हमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो बहुत जल्दी जो है वो सेल डेथ हो सकता है, ठीक है। तो हाइपोथर्मिया वाहिद केस है जिसमें 2 to 4 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा बॉडी की अंदर सेल डेथ की तरफ या बॉडी के अंदर सेलुलर लेवल पे ऑक्सीजनेशन के अंदर चेंजेस में, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है कि हाइपोथर्मिया में क्या होता है, हमारी ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन डिमांड जो है वो हमारी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। इस वजह से जो है वो कहते हैं कि एक्सेप्ट व्हेन देयर इज सिवियर हाइपोथर्मिया, अगर सिवियर हाइपोथर्मिया है तो तब जो है वो सेल डेथ की तरफ हम 3 से 4 मिनट में नहीं जाएंगे, ठीक है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर सिवियर हाइपोथर्मिया नहीं है तो 2 से 4 मिनट के अंदर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर सेलुलर लेवल पे सेल डेथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें सेल डेथ के लिए ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि हमारी डिमांड जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। हमारी डिमांड जो है वो कम हो जाती है इसमें। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। So, the next is hypothermia. Okay. When the core body temperature fall below approximately 30 degrees centigrade, there is a resultant shift in the pH of the blood. This alteration in the pH severely affects cell metabolism and result in a rapid progression to cell death and lactic acidosis. Such severe hypothermia is usually associated with being exposed to severe weather condition or near drowning. The treatment is to gently warm the patient at a rate of degree in hour by using warming blanket. हाइपोथर्मिया के अंदर या हाइपोथर्मिया की वजह से हम कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट की तरफ कैसे जा सकती है? नहीं, ये तो हम इधर हाइपोथर्मिया की बात कर रहे थे कि ये वो 30 डिग्री से कम की बात हो रही है जहां पे हम लोग जो है वो फ्रॉस्टिंग इंजरीज जहां पे होती है। जो सिवियर वेदर की वजह से प्रॉब्लम्स आती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड सप्लाई जो है वो बिल्कुल रुक जाता है, ठीक है, उसी की बात हो रही है। सो ये कहते हैं कि जब कोर बॉडी टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ जाए तो फिर हमारी बॉडी के अंदर कौन से चेंजेस आती है, फिर हमारी बॉडी के अंदर जो है वो पीएच के अंदर चेंजेस आ जाती है और उस पीएच की वजह से हमारा जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारा डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी वजह से भी सेल डेथ और लैक्टिक एसिडोसिस की तरफ हम जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, सायरा क्या कह रही है? तो सब तो वैसे भी इजी है, नहीं मुश्किल तो नहीं है। खैर मैं ये स्लाइड्स आप लोगों से शेयर कर लूंगा तो आप लोग स्लाइड्स को और बुक दोनों को मैच करके पढ़ा करो तो फिर इश्यू नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है। ओके सो अच्छा, आप कह रही है ना कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो 34 तक पड़ा था। 34 हम नॉर्मल वेदर में या नॉर्मल सिचुएशन में हम बात करते हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं उन्होंने कंडीशन दी कि अगर 30 से कम हो जाए तो ये होगा, ठीक है। 34 तक ये चेंजेस नहीं आएगी, उन्होंने ये कहा है। वो कह रहे हैं कि अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए तो उसकी वजह से हमारा पीएच जो है वो चेंज हो सकता है, उसकी वजह से हमारा सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो खराब हो सकता है, उसकी वजह से जो है वो हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिडोसिस के चांसेस होते हैं और सेल डेथ के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो सिवियर हाइपोथर्मिया है जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हम जाते हैं वो किन कंडीशन में होगा? या तो पेशेंट जो है वो नियर ड्राउनिंग है। नियर ड्राउनिंग क्या है? वो डूब रहा है, पानी में डूब रहा है।
तो उस टाइम पे हमारा बॉडी जो है, हमारा बॉडी टेम्परेचर 30 से बिलो जा सकता है, ठीक है। या अगर हम सिवियर वेदर कंडीशन के अंदर है, ठीक है, तो इन दो कंडीशंस में जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जा सकता है, ठीक है। और अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला गया तो फिर पीएच के अंदर चेंजेस आएगी और उसकी वजह से जो लैक्टिक एसिडोसिस के चांसेस हो सकती है, ठीक है। उसको हम ट्रीट कैसे करेंगे? ऐसे क्लाइंट को या ऐसे पेशेंट को हम ट्रीट करेंगे वार्मिंग ब्लैंकेट्स के साथ, ठीक है। वार्मिंग ब्लैंकेट्स के साथ जो है वो हम एक कांस्टेंट रेट पे जो है उसका जो है वो एक रेट सेट करते हैं और आवर्स के हिसाब से जो है वो हम उन्हें हीट देते हैं, ठीक है। उसका हीट जो है वो आप सेट करते हो आवर्स के हिसाब से, एक स्पेसिफिक रेट के हिसाब से आप सेट करते हो, ठीक है, वार्मिंग ब्लैंकेट्स की। और वार्मिंग ब्लैंकेट्स का जो है वो हमने फिर सेट करना है टेम्परेचर, और उसे जो है वो पेशेंट को आराम से जो है वो वार्मिंग की तरफ जो है वो लेके जाना है, उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। Okay, next we have hypo or hyperkalemia. Because potassium is so closely linked with muscle and nerve excitation, any imbalance will affect both the nerves conduction and the muscular working of the heart. Therefore, severe raise or fall in potassium can cause arrest arrhythmias. पोटाशियम की जहाँ पे भी बात आती है ना, हम अगर मेडिसिन के अंदर भी बात कर ले तो हम क्या कहते हैं कि पोटाशियम क्या है? पोटाशियम रेड लेबल ड्रग है, इसे बहुत कॉशियसली जो है वो लगाना पड़ता है। अगर आपने डायरेक्ट लगा लिया तो विद इन सेकंड्स जो है वो डेथ हो सकती है, ठीक है, अगर आपने कंसंट्रेटेड पोटाशियम लिया तो पोटाशियम जो है वो बहुत क्लोजली रिलेटेड है नर्व एक्साइटेशन के साथ और मसल्स के साथ और न्यूरॉन एक्साइटेशन के साथ जो है ये बहुत क्लोजली रिलेटेड है। अगर सिवियर चेंजेस आती है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर चेंजेस आती है हाइपरकैलेमिया या हाइपोकैलेमिया के अंदर पेशेंट जाता है, तो जो हमारी मस्कुलर एक्टिविटी है और जो हमारी न्यूरोलॉजिकल या न्यूरल एक्टिविटी है वो दोनों अफेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो सिवियर रेज और फॉल अगर पोटाशियम के लेवल के अंदर आता है तो उसकी वजह से जो है वो हमें कार्डियक अरेस्ट और कार्डियक अरिथमियाज हो सकती है। अब हाइपोकैलेमिया की मेन काजेस कौन कौन से हैं? जीआई फ्लूइड अगर लॉस हो जाए, तो बहुत सिवियर लॉस हो जाए तो हाइपोकैलेमिया में हम जा सकते हैं। यूरिनरी फ्लूइड अगर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए तो हम हाइपोकैलेमिया के अंदर जा सकते हैं। या कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो एंटीफंगल ड्रग्स है, ठीक है, एम्पोटेरासिन वगैरह, इस तरह का ड्रग्स जब आप लेते हो तो आपका जो पोटाशियम लेवल है वो सेलुलर लेवल पे जो है वो अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। So the immediate treatment for hypokalemia which has resulted in the arrest is to give concentrated bolus of potassium while carefully monitoring the serial potassium measurement. check है भी चीज। पेशेंट जो है वो हाइपो में गया है, आपने क्या करना है, आपने पोटाशियम जो है वो रिप्लेस करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पोटाशियम रिप्लेस करना है। हम फिर पोटाशियम रिप्लेस करते हैं, लेकिन साथ साथ जो है वो हमें देखना पड़ता है कि केयरफुली आपने मॉनिटर करना है, उसकी ईसीजी मॉनिटर करनी है, उसकी एबीजीज मॉनिटर करनी है, साथ साथ आप पोटाशियम लेवल जो सीरम पोटाशियम है वो मॉनिटर करते हो, ठीक है। इसी तरह अगर पेशेंट जो है वो हाइपरकैलेमिया में चला जाए, हाइपरकैलेमिया में पेशेंट कब जा सकते हैं? रीनल फेलियर में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कम हो गया तो आपने तो इंट्रावीनस जो है वो पोटाशियम रिप्लेस कर लिया, लेकिन अगर ज्यादा हो गया तो आपने क्या करना है? सो अगर ज्यादा हो जाए तो हम इंट्रावीनस कैल्शियम देते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं, और उस कैल्शियम ग्लूकोनेट के बेस पे हम पोटाशियम को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। हम कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं, वो कैल्शियम ग्लूकोनेट जाके पोटाशियम के साथ बाइंड हो जाता है, ठीक है, और सेल से बाहर निकल जाता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। क्या था कोई क्वेश्चन? दो कंडीशन है हमारे पास, हाइपर और हाइपोकैलेमिया, दोनों की वजह से जो है वो हमारी मस्कुलर एक्टिविटी और न्यूरल एक्टिविटी दोनों जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है। हाइपोकैलेमिया कब होगा? हाइपोकैलेमिया जीआई की प्रॉब्लम की वजह से, यूरिनरी प्रॉब्लम की वजह से, या कुछ ड्रग्स की वजह से जो है वो हाइपोकैलेमिया हो सकता है। अब अगर हाइपोकैलेमिया हो गया तो आपने आईवी पोटाशियम जो है वो इन्फ्यूज करना है, ठीक है, वो रिप्लेस करना है, लेकिन आपने कोशिश करनी है, आपने चेक करना है साथ साथ पोटाशियम लेवल, एबीजीज और ईसीजी जो है वो आपने साथ साथ देखते रहना है।
अब इसी तरह अगर हाइपरकैलेमिया हो गया, हाइपरकैलेमिया कब होगा? रीनल इंसफिशिएंसी की वजह से या रीनल फेलियर की वजह से जो है वो हाइपरकैलेमिया हो सकता है। हाइपरकैलेमिया हो गया तो आपने इमीडिएटली जो है वो क्या देना है? आपने इंट्रावीनस कैल्शियम देना है, ठीक है? कैल्शियम जो है वो पोटेशियम के साथ बाइंड होके सेल से बाहर निकल जाएगा और इसी तरह जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है? ओके, द नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन एक्सेस जो है वो, अगर हाइड्रोजन आयन एक्सेस हो रहा है तो इसका मतलब पेशेंट जो है वो एसिडोसिस की तरफ जा रहा है, ठीक है? तो अकमुलेशन ऑफ एसिड इन हाइड्रोजन आयन और डिक्रीज ऑफ अल्कलाइन रिजर्व इन द ब्लड इन बॉडी टिश्यू इज नोन एज हाइड्रोजन आयन एक्सेस। एसिडोसिस क्या है? या तो ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं सॉरी, या तो हाइड्रोजन आयन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? एसिड जो है वो इंक्रीज हो रहा है। डी पोटाश, जी डी पोटाश के लिए हम 3-4 तरीके यूज करते हैं फिर, ठीक है? लेकिन हम फिर डी पोटाश करते हैं पेशेंट को। अगर हाइपरकैलेमिया हो तो हम फिर पेशेंट को डी पोटाश करते हैं। इसे भी कहते हैं, 3 तरीके और भी है, ठीक है? ओके, सो अकमुलेशन ऑफ एसिड, जब भी हमारे बॉडी के अंदर एसिड के अकमुलेशन होते हैं या अल्कली की सब्ट्रैक्शन होती है या हाइड्रोजन आयन जो है वो अकमुलेट होता है, ठीक है? तो उसे हम क्या कहेंगे? एसिडोसिस कहेंगे। और उसके लिए हम इफेक्टिव इंटरवेंशंस क्या करते हैं? पेशेंट को वेंटिलेट करते हैं, पेशेंट को सोडियम बाइकार्बोनस देते हैं, ठीक है? एच तक काफ़ी है मेरी ख्याल में, टीज जो है वो हम कल पढ़ लेंगे। 6H हमने पढ़ ली है, ठीक है? बाकी जो है हम इंशाल्लाह टीज जो है वो कल पढ़ लेंगे। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, ठीक है? तब तक मैं आप लोग की अटेंडेंस मार्क करता हूँ। आप तब तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ड्रॉप कर लो आप लोग। टेस्ट के मार्क्स ना ही पूछो तो बेहतर है, बहुत कम है।
Okay, students, Allah Hafiz.